हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज का ये वीडियो होगा हमारा पॉलिटी का। राजनीति शास्त्र जो हमारी चल रही थी NCERT सार संग्रह का, उसका आज ये लास्ट वीडियो होगी पार्ट 4। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 3 तक अपलोड किए गए हैं। जो लोग उसे नहीं देखें उसे जा करके एक बार ज़रूर देख लेंगे। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे। आज लास्ट वीडियो होगा जहाँ पर कि मिसलेनियस पार्ट उसके शुरू की जाएगी। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहीं पे PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम लोग आज बचा हुआ पार्ट जो था मिसलेनियस का वो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगला चैप्टर या अगला सब्जेक्ट कौन सी होगी वह हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। उसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विविध पार्ट मिसलेनियस। हमारा सर्वप्रथम दिया गया है राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल, जहाँ पर कि उनका नाम, कार्यकाल और विशिष्ट तथ्य जो दिए गए हैं उनके बारे में उसे जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पहला हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हुए जिनका जीवन काल रहा 1884 से 1963 के बीच का। उनके कार्यकाल की बात करें तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। और इनकी विशिष्ट तथ्य की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। जब संविधान सभा गठित की गई 11 दिसंबर 1946 को, तब इसके ये परमानेंट अध्यक्ष थे। इससे पहले जो 9 दिसंबर को किया गया था उसके टेम्पररी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट में बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे। इनका जो जीवन काल था 1888 से में जन्म हुई, 1975 में इनकी मृत्यु हुई। इनके कार्यकाल की बात करें तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक यह राष्ट्रपति पद पर रहे और यह प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। तीसरा हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो दिए गए हैं ये सभी सीरीज वाइज दिया हुआ है। बीच बीच में जो है कुछ कार्यवाहक भी आए, किन्हीं की मृत्यु के कारण, किन्हीं की वहाँ से हट जाने के कारण। इस कारण से कुछ कुछ बीच में कार्यवाहक आते हैं जो कि उनके कार्य को शेष समय के लिए वहन करने के लिए आते हैं। तो तीसरा जो राष्ट्रपति हुए वह हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जीवन काल था 1897 से 1969 के बीच में। ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें ये जो पहला पार्ट है वह है उनकी जन्म वर्ष और ये है उनकी मृत्यु वर्ष। बात करें जाकिर हुसैन की कार्यकाल की तो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। और इनकी विशिष्ट तथ्य ये है कि इनका जाकिर हुसैन का कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। इनके बीच में आए बराहगीर वेंकटगिरी यानी BV गिरी आए, जो कि जिनका जीवन काल है 1884 से 1980 के बीच का, और यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए। इनका कार्यकाल रहा 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 और यह गए उपराष्ट्रपति या बने BV गिरी। उसके बाद फिर उसी टर्म में बने मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और यह पहला मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट का जो कि राष्ट्रपति पद पर भी स्थापित हुए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह यह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के बीच में और यह मुख्य न्यायाधीश थे। पुनः बराहगीर वेंकटगिरी बने जिनका कार्यकाल 1884 से 1980 रहे और ये जो है उनका जीवन काल रहा 1884 से 1980 के बीच में और कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 के बीच में। और BV गिरी की मेन बात यह है कि यह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। अगला 5वां प्रधानमंत्री बने फखरुद्दीन अली अहमद। इनके समय में ही
जो था आपातकाल की घोषणा की गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि उनका जीवन काल 1905 से 1977 के बीच रही और कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 के बीच रहे और यह केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। इनके बीच में आए इनके कार्य को करने के लिए बी.डी. जत्ती, जिनका जन्म 1913 से 2002 के बीच में इनकी मृत्यु हुई और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल रहा 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के बीच में। बी.डी. जत्ती जो थे वह 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे और यह उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। छठा आए नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के बीच राष्ट्रपति रहे और यह निर्विरोध निर्वाचित हुए। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि इससे पहले जब वह 1969 में चुनाव लड़े थे राष्ट्रपति का, तब वह पराजित भी हुए थे और दूसरे टर्म में निर्विरोध चुने गए। सातवां राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1982 को और 25 जुलाई 1987 के बीच का। और ज्ञानी जैल सिंह जो है, इनकी मुख्य बात यह है कि प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। आठवां राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो कि 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 के बीच में रहे और यह उपराष्ट्रपति भी थे। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो है वह 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 के बीच रहे और यह भी एक उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए। 10वां राष्ट्रपति हुए के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जो कि 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 के बीच में रहे और यह एक उपराष्ट्रपति भी थे और इनकी विशेष बात यह है कि इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। वह है के.आर. नारायणन। 11वां राष्ट्रपति बने डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, जो कि 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। 2002 से लेकर के 2007 तक ये राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रहे और इनकी मुख्य बात यह है कि ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 12वां राष्ट्रपति बने प्रतिभा पाटिल, जो कि भारतीय इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति थी और इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 और इनकी मुख्य बातें हैं कि यह प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद आए 13वां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 के बीच में रहे और प्रणब मुखर्जी की मुख्य बात यह है कि यह प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। और वर्तमान का 14वां वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वह हैं रामनाथ कोविंद, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश कानपुर से है और यह 25 जुलाई 2017 से अब तक मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं और यह राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल के पद पर सुशोभित थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो यह बिहार के राज्यपाल के रूप में सुशोभित थे। अब अगला पार्ट है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश। उनके कार्यकाल दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे पूरे भारत में अभी तक जो करीब 46-47 नंबर का जो शरद बोबड़े हैं, इनके कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। तो अगर पहला देखें जो कि थे हीरालाल जे कानिया, पहला मुख्य न्यायाधीश, जिनका कार्यकाल रहा 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 के बीच का। दूसरा बने एम पतंजलि शास्त्री। एम पतंजलि शास्त्री जो कि 1951 से 54 के बीच में मुख्य न्यायाधीश रहे। दूसरा बने मेहर चंद्र महाजन 1954 से
1954 के बीच में ही कुछ समय के लिए यह बनाए गए थे। 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 के बीच में मेहर चंद्र महाजन बने। चौथा मुख्य न्यायाधीश हुए बी के मुखर्जी। बी के मुखर्जी का कार्यकाल रहा 1954 से लेकर 1956 के बीच का। पांचवा है एस आर दास। एस आर दास का कार्यकाल 1956 से 1959 के बीच का। भुवनेश्वर प्रसाद सिंह छठा मुख्य न्यायाधीश बने, जिनका कार्यकाल रहा 1959 से 1964 के बीच। सातवां बने पीवी गजेंद्र गढ़कर। पीवी गजेंद्र गढ़कर का कार्यकाल रहा 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966। आठवां मुख्य न्यायाधीश के ए सरकार। के ए सरकार का कार्यकाल 1966 जो मार्च से लेकर के जून तक 29 जून 1966 तक इनका कार्यकाल रहा के ए सरकार का। नौवां बने के सुब्बा राव। के सुब्बा राव 1966 से 1967 के बीच में रहे। फिर 10वां बनकर आए के एन बांचू, जो कि 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 के बीच में रहे। एम हिदायतुल्ला जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यह 1968 से 1970 के बीच में मुख्य न्यायाधीश रहे। उसके बाद आए जे सी शाह। जे सी शाह 1970 से 71 के बीच में। 13वां मुख्य न्यायाधीश हुए एस एम सिकरी, जो कि 1971 से 1973 के बीच में रहे। उसके बाद 16वां मुख्य न्यायाधीश हुए अजीत नाथ रे, जो कि 1973 से 1977 के बीच में। उसके बाद एच एम बेग 15वां मुख्य न्यायाधीश बने 1977 से 1978 के बीच में। 16 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हुए वाई वी चंद्रचूड़, जो कि 1978 से 1985 तक कार्यकाल में रहे। 17वां बने पी एन भगवती, जो कि 1985 से 1986 के बीच में। 18वां आर एस पाठक, जो 1986 से 1989 के बीच में। ई एस वेंकटरमैया 19वां मुख्य न्यायाधीश, जिनका कार्यकाल रहा 1989 से 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 के बीच में, एक छोटे कार्यकाल के लिए। 20वां मुख्य न्यायाधीश बने सब्यसाची मुखर्जी, जो कि 1989 से 1990 के बीच में रहे। फिर आए 21 नंबर पे रंगनाथ मिश्रा 1990 से 91 के बीच में। 22वां आए के एन सिंह 1991, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 के बीच के लिए। 23वां नंबर आए एच कानिया, जो कि 1991 से 92 के बीच में रहे। फिर 24 नंबर पे आए ललित मोहन शर्मा 1992 से 93 के लिए। 25वां आए एम एन वेंकट चलैया, जो कि 1993 से 1994 के बीच में रहे। 26 नंबर में आए एम ए अहमदी, जो कि 1994 से 1997 तक अपने कार्यकाल पर पद पर सुशोभित रहे। उसके बाद 27वां बने जे एस वर्मा, जो कि 1997 से 1998 के बीच में रहे। 28वां आए एम एम पुंछी, जिनका संबंध कार्यकाल रहा 1998 जनवरी 18 से लेकर के 1998 अक्टूबर 9 तक। 29 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हुए आदर्श सेन आनंद 1998 से 2001 के बीच में। 30वां बने एस पी भरूचा 2001 से 2002 के बीच में। 31 नंबर पे आए भूपेंद्र नाथ कृपाल, जो कि 2002 मई 6 तारीख से 7 नवंबर 2002 तक। 32 नंबर पे आए जी वी पटनायक। जी वी पटनायक 8 तारीख नवंबर महीना में 2002 से आए और 18 दिसंबर 2002 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। 33 नंबर पे आए विश्वेश्वर नाथ खरे, जो कि 2002 से 2004 के बीच में रहे। 34 नंबर के बने एस राजेंद्र बाबू 2004 से, जो 2 मई 2004 से 31 मई 2004 के बीच में। 35 नंबर में आए रमेश चंद्र लाहोटी, जो कि 2004 से 2005 के बीच में रहे। फिर आए 36 नंबर पे बाई के सब्बरवाल 2005 से 2007 के बीच में। 37 नंबर पे आए के जी बालकृष्णन
2007 से 2010 के बीच। 38 नंबर पे आए एस कपाडिया, जो कि 2010 से 2012 के बीच में रहे। 39 नंबर पे अल्तमस कबीर, जिनका कार्यकाल रहा 2012 से 13 के बीच का। 40 नंबर पे आए पी सदाशिवम, जिनका कार्यकाल 2013 से 2014 के बीच में। 41 नंबर पे आए RM लोढ़ा, जिनका कार्यकाल 2014 अप्रैल 27 से 27 सितंबर 2014 के बीच में। 42 नंबर पर आए HL दत्तू, जिनका कार्यकाल रहा 2014 से 15 के बीच का। 43 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हुए तीरथ सिंह ठाकुर, 2015 से 17 के बीच में। 44 नंबर के आए जगदीश सिंह खेहर, 2017 से 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 के बीच में। फिर आए 45 नंबर के दीपक मिश्रा, जिनका कार्यकाल रहा 2017 से 18 के बीच में। फिर आए रंजन गोगोई का कार्यकाल रहा 2018 से 2019। इनके समय में ही जम्मू कश्मीर का जो विभाजन यूटी में किया गया उसका रहा। फिर 47 नंबर शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 18 नवंबर 2019 से वर्तमान तक काबिज हैं, जो कि 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हुए और इनका संबंध रहा महाराष्ट्र से। अब आगे है हमारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका। अगर बात करें तो पहला हुए सुकुमार सेन, जो कि हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, जिनका पद धारण का समय था 21 मार्च 1950 से और पद मुक्ति हुई 19 दिसंबर 1958 में। दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए के सुंदरम, जो कि 20 दिसंबर 1958 को पद पे काबिज हुए और 30 सितंबर 1967 को पद मुक्त हुए। तीसरा SP सेन वर्मा, जो कि 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 के बीच में रहे। चौथा निर्वाचन आयुक्त थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 के बीच में रहे। पांचवा बने T स्वामीनाथन, 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 के बीच में। छठा बने SL शकधर, जो कि 18 जून 1977 से 17 जून 1982 के बीच में रहे। सातवां RK त्रिवेदी, 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 के बीच में। आठवां RBS शास्त्री, 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990 के बीच। 10वां श्रीमती BS रमा देवी, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 के बीच में। 10वां बने TN सेशन, 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक। 11वां MS गिल, 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक। 12वां बने JM लिंगदो, 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004। 13 नंबर का बने TS कृष्णामूर्ति, 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2004। 14 नंबर का बने BB टंडन, 16 मई 2004 से 28 जून 2006 के बीच। 15 नंबर के बने N गोपाल स्वामी, 29 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009 तक। 16 नंबर के बने नवीन चावला, 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010। 17 नंबर SY कुरैशी, 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक। 18 नंबर के बने BS संपत, 11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015 के बीच। 19 नंबर के बने HS ब्रह्मा, 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015। 20 नंबर के बने डॉक्टर नसीम जैदी, जिनका कार्यकाल था 19 अप्रैल 2015 से 5 जुलाई 2017 के बीच। 21 नंबर के अचल कुमार ज्योति, जिनका कार्यकाल रहा 6 जुलाई 2017 से 12 जनवरी 2018 के बीच का। 22 नंबर के हुए ओम प्रकाश रावत, OP रावत, जिनका कार्यकाल रहा 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 और वर्तमान 23वां मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं सुनील अरोड़ा, जिनका संबंध
2 दिसंबर 2018 से वर्तमान तक वह अपने पद पर काबिज हैं। मुख्य चुनाव आयोग की बात करें तो यह इसका कार्यकाल और संबंध जो होता है वह राज्यों और राज्य संघ जो है, साथ ही जो संघ यानी कि केंद्र की जो चुनाव होती है, लोक संसद की चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव कार्य कराने का, निर्वहन करने का कार्य होता है। अब बात करें तो यह विशेष यह है कि देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी श्रीमती BM रमा देवी, जो कि कार्यवाहक के रूप में पद पर काबिल हुए थे। और देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी। डॉक्टर शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी देश के पहले मुस्लिम चुनाव आयुक्त हुए। अब आगे बात करेंगे तो अगला है हमारा भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जानेंगे तो सबसे पहला प्रधानमंत्री जो कि लंबे समय तक रहे वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए और इनका कार्यकाल रहा 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। अब अगर इनके विशिष्ट तथ्य की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान ही हुई थी, यानी इनका जो कार्यकाल था उसी बीच में इनकी मृत्यु हुई। दूसरा प्रधानमंत्री हुए गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल रहा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, जो कि जवाहरलाल नेहरू के शेष कार्य अवधि के लिए प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनकर आए। तीसरा बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो कि 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे प्रधानमंत्री के रूप में, और यह प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई। जब यह विदेश गए थे तब वहां पर इनकी मृत्यु हुई, तो यह प्रथम प्रधानमंत्री हुए जिनका बाहर विदेश में मृत्यु हुई। चौथा पुनः आए गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा पुनः दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं और इनका कार्यकाल रहा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 के बीच में। जब गुलजारी लाल नंदा पहली बार आए तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, और दोबारा फिर से आए लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में। पांचवा प्रधानमंत्री हुए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और इनका कार्यकाल रहा 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 के बीच का। छठा प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो कि 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 के बीच में कार्यकाल रहा, और यह सबसे अधिक आयु के, इनकी खास बात यह है कि सबसे अधिक आयु की, जिनका आयु था 81 वर्ष, और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग दिया था। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। सातवां है चौधरी चरण सिंह, जो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि कभी संसद में अपने चरण नहीं रखे। इनके कार्यकाल के समय कोई भी संसद सत्र नहीं हुई थी। चरण सिंह की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच में। एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। अगला है हमारा आठवां पुनः इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 के बीच में पुनः आई और प्रथम प्रधानमंत्री हुई जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई थी। हत्या कार्यकाल के दौरान हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। अगला 9 नंबर पे आए राजीव गांधी। राजीव गांधी जिनका कार्यकाल रहा 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 की, और इनकी विशेष बात यह है कि यह सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो कि 40 वर्ष के थे, वही सबसे ज़्यादा उम्र के थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई का जो संबंध था वह जनता पार्टी से था। जनता पार्टी की सरकार लेकर के मोरारजी देसाई आए थे और इन सबसे अधिक आयु के थे। 10वां बने बीपी प्रताप सिंह, यानी बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, इनका कार्यकाल रहा
1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1991 के बीच में 10वां प्रधानमंत्री। और यह इनका सबसे पहला विशेष बात यह है कि आप प्रथम प्रधानमंत्री हुए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। 11वां नंबर पे बने चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल रहा 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 के बीच। 12वां प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो कि प्रथम साउथ इंडियन प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल रहा 20 जून 1991 से 16 मई 1996 के बीच में। 13वां प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि सबसे छोटी अवधि के लिए सिर्फ 17 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 17 दिन की थी, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 के बीच में। यहाँ पर 66 नहीं 1996 होगा, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। 14वां नंबर के प्रधानमंत्री हुए HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा का संबंध कर्नाटक से है और यह साउथ इंडियन दूसरा प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल रहा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। 15 नंबर के प्रधानमंत्री हुए IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, जो कि पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रह चुके थे और इनका कार्यकाल रहा 21 अप्रैल 1997 से 21 अप्रैल 1998 के बीच। 16 नंबर पे पुनः अटल बिहारी वाजपेयी की नियुक्ति होती है। वह 21 अप्रैल 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इनकी विशेष बात यह है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने कि अपना पूरा 5 वर्ष कंप्लीट किया। पहली बार जब आए थे तो सिर्फ 17 दिन के लिए, सबसे छोटी अवधि के लिए आए और पुनः जब आए 2004 तक रहे 1998 से, तब वह पूरे 5 वर्ष के लिए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में। 17वां बने मनमोहन सिंह, जो कि एक सिख प्रधानमंत्री थे और यह राज्यसभा से चुनकर आए थे। इनका संबंध रहा 18 मार्च 2004 से 26 मई 2014 से और इन्हें भारत में उदारीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। 18 नंबर के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का संबंध 26 मई 2014 से 30 मई 2019 के बीच का रहा और प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बना। नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद यह सीधे प्रधानमंत्री बने। फिर 19 नंबर का जो था वह है 30 मई 2019 से वर्तमान नरेंद्र मोदी, जिनका दूसरा कार्यकाल है और यह एक कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, दोबारा निर्वाचित होने के लिए प्रथम गैर कांग्रेसी। जबकि अगर प्रथम गैर कांग्रेसी जो 5 साल के लिए रहे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी। अगर इसके संक्षिप्त विश्लेषण की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 के बीच। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक। सबसे छोटा कार्यकाल के लिए रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1996 में बने सिर्फ 17 दिन के लिए। चौथा प्रधानमंत्री हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार चुने गए थे। पहला जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय और दूसरा जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तब 1964 और 1966 में। 5वां पॉइंट यह है कि एक से अधिक और प्रधानमंत्री रहने वाले, जिनमें हैं जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी 2 बार रहे प्रधानमंत्री। अगर बात करें कुल प्रधानमंत्री कितने हुए तो ऐसे पद वाइज 19 और व्यक्ति वाइज 15 वे प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ पर दिए गए हैं राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद। जो राज्य के लिए विशेष प्रावधान है उससे संबंधित अनुच्छेद देखें तो पहला है अनुच्छेद 371। इससे पहले एक 370 अनुच्छेद हुआ करता था राज्य से संबंधित, वह था जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान, जिसे कि वर्तमान 2019 से उसे निरस्त कर दिया गया है। मतलब कि जम्मू कश्मीर को अब
विशेष राज्य के दर्जे से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो बात करेंगे 371 की। 371 की मुख्य बात यह है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की गई है। 371A की बात करें, यानी जो 371 अनुच्छेद है वह सभी जो है किसी न किसी राज्य से संबंधित और उसके विशेष प्रावधान से। पहला जो था 371 वह महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, 371A जो है वह नागालैंड के लिए है, 371B असम राज्य के लिए, 371C मणिपुर राज्य के लिए, 371D आंध्र प्रदेश के लिए, 371E जो है वह आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, और 371D जो थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। 371F की बात करें तो वह सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, 371G की बात करें तो मिजोरम के लिए, 371H की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371I की बात करें गोवा के लिए, और 371J की बात करें तो कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। आगे यहाँ पर दिए गए हैं जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया की बात करें तो कुछ असम की बात करें पहले, तो यहाँ पर है जनजातीय क्षेत्र में दीमा हसाओ जिला, जो कि पूर्व नाम था इसका उत्तरी कछार पहाड़ी जिला। असम का दीमा हसाओ जिला, कार्बी आंगलोंग जिला और बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला यह जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मेघालय की बात करें तो मेघालय का खासी पहाड़ी, जंती पहाड़ी, मेघालय का खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों पर जनजातीय ट्राइबल हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला, और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का चकमा जिला और मारा जिला। अब आगे है राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के निवास स्थल, जिसमें अगर पहला बात करें तो रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके भवन का नाम है क्रेमलिन। क्रेमलिन जो है रूस के राष्ट्रपति का नाम है और यह स्थित है मॉस्को में। दूसरा है 24 ससेक्स ड्राइव। 24 ससेक्स ड्राइव जो है वह कनाडा के प्रधानमंत्री का भवन है और यह कनाडा के ओटावा शहर में स्थित है। तीसरा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है वह भारत के राष्ट्रपति भवन के रूप में है और यह नई दिल्ली में स्थित है। चौथा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास है और यह लंदन में स्थित है। पांचवा है क्रिबेरिनल पैलेस। क्रिबेरिनल पैलेस जो कि इटली के राष्ट्रपति का निवास स्थल है और यह स्थित है इटली के शहर रोम में। छठा है लॉस पिनोस। लॉस पिनोस जो है वह मैक्सिको के राष्ट्रपति का निवास स्थल है और स्थित है मैक्सिको सिटी में। सातवां है अरास एन बास्तारेन। अरास एन बास्तेरान जो निवास स्थल है आयरलैंड के राष्ट्रपति का और स्थित है डबलिन में। फिर है आठवां पैलोसियो डिला मोनक्लो। मोनक्लो जो है यह स्पेन के प्रधानमंत्री के हैं और यह मैड्रिड में स्थित है। 9 नंबर पे है बकिंघम पैलेस, जो कि ब्रिटेन की महारानी की निवास स्थल है और यह स्थित है लंदन में। 10 नंबर पे है फेडरल चांसलर। फेडरल चांसलर जो जर्मनी के चांसलर की निवास स्थल है और यह स्थित है बॉन में। 11 नंबर पे है मर्डेका पैलेस। मर्डेका पैलेस जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का निवास स्थल है और यह स्थित है जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। 12 नंबर पे है एवान ए सदर। एवान ए सदर जो है यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भवन है और यह स्थित है उसकी राजधानी इस्लामाबाद में। 13 नंबर पर है नारायण हिती। नारायण हिती जो है वह नेपाल के नरेश का है निवास स्थल और स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 14 नंबर पे है पैलोसियो डिबेलम। पैलोसियो डिबेलम जो कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति का भवन है और स्थित है लिस्बन में। 15 नंबर पे है द लॉज। द लॉज जो है वह प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है
और स्थित है कैनबरा में। 16 नंबर पे है चेट्टी डी लाचेन। चेट्टी डी लाचेन जो है वह बेल्जियम नरेश की निवास स्थल है और स्थित है ब्रुसेल्स में। 17 नंबर पर है ब्लू हाउस। ब्लू हाउस जो है वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थल और स्थित है सियोल में। 18 नंबर पर है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस जो है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति भवन है। 19 नंबर पर है एलिस पैलेस। एलसी पैलेस जो है वह फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थल है और स्थित है पेरिस में। अब आगे है हमारा नियामक निकाय, रेगुलेटरी बॉडी जो भारत की है उसका संबंध किससे है और किस क्षेत्र से है। तो अगर बात करें रेगुलेटरी निकाय की तो सबसे पहला जो निकाय है वह है इरडा। इरडा यानी कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इरडा की स्थापना की गई थी 1999 में और इसका संबंध है बीमा क्षेत्र से। दूसरा है हमारा सेबी। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड। सेबी की स्थापना की गई थी शेयर बाजार क्षेत्र के लिए 1992 में। सेबी का संबंध है शेयर बाजार से। उसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन व्यापार प्रबंधन के लिए 2003 में की गई। उसके बाद है ट्राई जो कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी। इसकी स्थापना दूरसंचार क्षेत्र के लिए 1997 में की गई थी। उसके बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो कि स्थापित की गई पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए 2006 में। फिर है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जिसकी स्थापना विद्युत क्षेत्र के लिए 2003 में की गई। आगे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसकी स्थापना की गई 1983 में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए। आगे पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसकी स्थापना 2003 में पेंशन के लिए की गई थी। उसके बाद है हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि 2016 में बनी और इसका संबंध है आवास से। फिर आया प्रसार भारती जो कि 1997 में बना और इसका संबंध रेडियो एवं दूरदर्शन से है। रेडियो एवं दूरदर्शन से प्रसार भारती का संबंध जो कि 1997 में बनी। अब आगे है हमारा यहाँ पर देश के अर्धसैनिक या सुरक्षा बल जिसका संबंध किस क्षेत्र से है, उद्देश्य क्या है, उसका स्थापना और मुख्यालय दी गई है। सबसे पहले हमारा इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है ये इसकी स्थापना 1962 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली और इसका उद्देश्य है भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना। उसके बाद है असम राइफल। असम राइफल की स्थापना की गई थी 1835 में पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए और इसकी मुख्यालय है शिलांग असम में। तीसरा हमारा CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापित हुआ 1939 में और उद्देश्य था आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा के लिए CRPF का गठन किया गया। उसके बाद है RAF रैपिड एक्शन फोर्स त्वरित कार्यवाही बल जिसकी स्थापना हुई 1992 में। नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है और उद्देश्य है सांप्रदायिक दंगा को नियंत्रित करना। उसके बाद बना सशस्त्र सीमा बल SSB। SSB की स्थापना हुई 1963 में नई दिल्ली में। SSB की स्थापना हुई सशक्त सीमा बल 1963 में नई दिल्ली में और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना। उसके बाद बना सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसकी स्थापना हुई 1965 में। मुख्यालय नई दिल्ली। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करना BSF का उद्देश्य है। उसके बाद आना CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो कि 1969 में बनी और मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका उद्देश्य है PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उसकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसकी स्थापना हुई 1984 में। मुख्यालय था नई दिल्ली। इसका उद्देश्य है देश में आतंकवादी हमलों की सुरक्षा करना।
अगला बना होमगार्ड। होमगार्ड की स्थापना हुई 1946 में और इसका उद्देश्य नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए। आगे है आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल। अब इसका नाम बदल करके आरपीएसएफ कर दिया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में नई दिल्ली में। आरपीएफ या आरपीएसएफ का कार्य है रेल यात्रियों, रेलवे परिसंपत्तियों एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा करना। उसके बाद बना स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, विशेष सुरक्षा समूह 1988 में नई दिल्ली में। और एसपीजी का कार्य होता है प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके प्रधानमंत्री की सुरक्षा देना। उसके बाद बना मैरीन कमांडो फोर्स, जिसे मार्कोस भी कहा जाता है और मार्कोस की स्थापना हुई 1987 में नौसैनिक बल के रूप में। नौसैनिक बल के उद्देश्य से इसे किया गया था। अब आगे है प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान। पहला है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। दूसरा है ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस। तीसरा है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी लीजिओन डी ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरह से भारत का नागरिक सम्मान सर्वोच्च जो है भारत रत्न, उसी प्रकार। उसके बाद है कनाडा का, वह है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। पांचवा है बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान या ऑर्डर ऑफ द क्राउन। छठा है मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान, वह है सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल। और सातवां है जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन यह है जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब आगे हमारा प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। जो सदस्य संख्या जो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं उसके बारे में। पहला है संविधान सभा। संविधान सभा जो गठन के समय था वह 389 सदस्य थे और उस 389 सदस्यों में से 292 प्रांतों से आए थे, 93 देसी रियासतों से, जिस प्रकार हैदराबाद, जूनागढ़ ये सभी था उससे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई थी। शुरू में 389 थे और स्वतंत्रता के बाद 299 रहे। दूसरा है हमारा संस्था लोकसभा। लोकसभा जहां पर की अधिकतम सदस्य संख्या 552 सदस्य, जिनमें 530 राज्यों से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में 545 सीटें हैं, शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए निर्धारित है। जो हमारा पीओके है उसके लिए 7 सीटें अधिकृत है। उसके आगे है राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250 सदस्य, जिसमें 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य सभी क्षेत्रों से 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या है 245। अगला है हमारा विधानसभा। विधानसभा में कुल 500 सदस्य होते हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या 404, जिनमें 403 + 1। वही उत्तर प्रदेश में 294, पश्चिम बंगाल में 288, उत्तर प्रदेश में 404, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288 और बिहार में 243 सदस्य हैं विधानसभा में। विधानसभा जो है वह राज्य सरकार की एक इकाई है। राज्य में यह विधानसभा होती है। अगला है विधानसभा जहां पर की न्यूनतम सदस्य संख्या वह है कुछ 60 सदस्य। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुडुचेरी, ये सभी जो राज्य हैं जहां पर कि 60 से कम सदस्य हैं। बात करेगा 60 से कम सदस्य वाले विधानसभाओं की, जिनमें शामिल है गोवा। गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें, सिक्किम में 32 सीट, पुडुचेरी का 30 सीट। ये जो कुछ राज्य हैं जो कि अपवाद स्वरूप विधानसभा में 60 सीटों से कम है, जबकि विधानसभा में कहा गया है कि
सभी राज्य का विधानसभा जो सीट होगा वह 60 से अधिक होगी। अगला है विधान परिषद। विधान परिषद जो है यह राज्य विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होता है और विधान परिषद जो है यह अपने हिसाब से इसे गठित करता है, जरूरत के हिसाब से। उसके बाद है न्यूनतम सदस्य संख्या विधान परिषद की, वह है उत्तर प्रदेश। 40 सदस्य विधान परिषद वाले राज्य, जो कि 40 सदस्य विधान परिषद वाले राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इन 6 राज्य में वर्तमान में विधान परिषद शामिल है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद हुआ करता था, पर अब वह राज्य नहीं है, इस कारण से वहाँ विधान परिषद खत्म कर दी गई है। आगे है उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या। उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या होती है 34, जिनमें 33 अन्य न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में S.A. शरद अरविंद बोबड़े हैं, जिनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और यह 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या जो है वह 80 सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश। आगे लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य, जिनमें है एकक सदस्य के साथ मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन व दीव को छोड़कर अन्य सभी में सबसे न्यूनतम लोकसभा में सदस्य है। आगे राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल 31 सदस्य जाते हैं। और न्यूनतम सदस्य वाले की बात करें, जिसमें गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय जो है, यहाँ से एकक सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। अगला है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है, जिनमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अन्य सभी को सिंधी, मैथिली, बोडो, डोगरी, ये सभी को कुल अन्य 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा उस संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। आगे है गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या, और गणपूर्ति जो होती है वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में होती है। गणपूर्ति का मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना जरूरी है। आगे अगर बात करें तो यहाँ है प्रमुख आयोग या समितियां, जिनका क्या प्रमुख उद्देश्य या तत्व रहा है उसके बारे में जानेंगे। पहला समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति वही समिति जिसमें कि मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। बात करें इसके तत्व की तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। मूल कर्तव्य जिसकी अवधारणा ली गई थी रूस से, वहाँ की, और कुल 10 मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया संविधान में। अगला बना सरकारी आयोग। सरकारी आयोग की स्थापना गठित हुई थी 1983 में, और सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसा से, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला बना धैर्य आयोग। धैर्य आयोग का जो संबंध है या भाषा के आधार पर किसी राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा इसके लिए, और धैर्य आयोग के अध्यक्ष थे S.K. धैर्य। भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। उसी समय धैर्य आयोग का गठन किया गया था। अगला है JBP समिति, जिसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जब यह गठित की गई 1948 में। JBP समिति का संबंध है राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाएगा। इसी समय से भाषाई आधार पर चलाने की बात की जा रही थी राज्यों का पुनर्गठन के लिए। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका स्थापना हुआ था 1956 में। इसके सदस्य थे सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और K.M. पनिकर, जिसमें फजल अली जो थे
वह इसके अध्यक्ष थे। इसका मुख्य तत्व यह है कि राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। भाषा के आधार पर जो बनाया गया था वह था 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जिसमें कि कुल 22 सदस्य होते हैं, इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के रूप में भी जाना जाता है और कुल 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वह है भारत के लोक लेखा एवं CAG के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट का निरीक्षण करना। अगला है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमेटी, जिसके कुल सदस्य होते हैं लोकसभा से और कुल सदस्यों की संख्या होती है 30। इसका मुख्य कार्य होता है प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव। अगला है संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति जो होती है एक एडहॉक कमेटी होती है और इसका सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जिसके अध्यक्ष थे DS कोठारी और कोठारी आयोग गठन किया गया 1976 में। इसका संबंध है भारतीय उच्च सिविल सर्विस में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीति एवं विधियों के लिए। अगला बना नियोगी आयोग जिसके अध्यक्ष रहे KC नियोगी और इसका गठन किया गया था 1946 में। इसका प्रमुख तत्व है आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा। नियोगी आयोग का संबंध रहा आर्थिक नियोजन से। उसके बाद आया बलवंत राय मेहता समिति। 1956 से 1957 के बीच में बलवंत राय मेहता ने ही सर्वप्रथम पंचायतों को त्रिस्तरीय पंचायत राज गठन करने की संस्तुति दी और इसी आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के बीच में पंचायती राज का गठन किया गया, जिसका संबंध अनुच्छेद 40 से है। अगला है BM तारकुंडे समिति। BM तारकुंडे समिति का गठन किया गया 1974 में और इसका संबंध है चुनाव सुधार, जो कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि पर अनुशंसा की थी BM तारकुंडे समिति ने। अगला है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग जो कि मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में गठित की गई और इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसा का। अगला है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका गठन हुआ 2005 में। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद भी B रामचंद्रन इसके अध्यक्ष पर बनाए गए थे। अब अगला है हमारा राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी। राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी जिनके बारे में यहाँ तथ्य दिए गए हैं: पद, अनुच्छेद, निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद, न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया जाएगा और त्यागपत्र किसे देगा। पहला अगर बात करें तो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो कि बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है लोकसभा का। इसका अगर बात करें तो निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 जिसकी न्यूनतम आयु होती है लोकसभा यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम मृत्यु तक। अधिकतम आयु कुछ भी नहीं है और इसका शपथ लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा और त्यागपत्र भी देता है राष्ट्रपति को। अगला है मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसका अनुच्छेद संबंधित है मुख्य न्यायाधीश से 124 और अनुच्छेद 124(1) में मुख्य न्यायाधीश के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। इसका अधिकतम आयु जो है वह है 65 वर्ष, न्यूनतम आयु नहीं है पर 65 वर्ष इसकी अधिकतम आयु है। न्यूनतम आयु का मतलब यानी कि 18 वर्ष से ऊपर ही होने चाहिए और इसका पद ग्रहण कराया जाता है राष्ट्रपति द्वारा और त्यागपत्र भी दिया जाता है राष्ट्रपति को। अगला हमारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिसका भी प्रावधान है अनुच्छेद 124(1) में और अधिकतम आयु की बात करें तो वह है 62 वर्ष। इसका शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा
और शपथ लिया भी जाता है राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र भी लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला है राज्यपाल। राज्यपाल जो कि अनुच्छेद 153 से संबंधित है। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में और निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 155। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम कुछ नहीं, मृत्यु तक। और शपथ ग्रहण हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जबकि त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। इसे ध्यान रखना है। राज्यपाल का शपथ ग्रहण कराता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पर त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त जो संबंधित है अनुच्छेद 324(2) से। अधिकतम आयु 65 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र और शपथ दोनों कराई जाती है। आगे है महान्यायवादी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में संबंधित है और इसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष और त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। अगला है अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का जो कि अनुच्छेद 315 से संबंधित है। अधिकतम आयु 65 वर्ष। त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। ये सभी का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा और त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा। अगला है सदस्य लोक सेवा आयोग का। अनुच्छेद 315 से अधिकतम आयु 65 वर्ष। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगला है अध्यक्ष वित्त आयोग का। वित्त आयोग के अध्यक्ष का संबंध अनुच्छेद 280 से और अधिकतम आयु 65 वर्ष। त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, उसका संबंध यहाँ पर वैसा कुछ दिया नहीं है। उसके आगे है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जब नई गठित होती है लोकसभा, तो नई लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, यानी पद ग्रहण के लिए, जो वहाँ सदस्यता दिलाने के लिए एक नए स्पीकर चुनने के लिए प्रोटेम स्पीकर का गठन किया जाता है और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। जैसे कि अभी वर्तमान लोकसभा जो थी 2019 वाले, उसमें जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वह थे वीरेंद्र कुमार और अभी वर्तमान स्पीकर जो हैं वह है ओम बिरला। अगला है आयोग एवं मुख्यालय। आयोग एवं मुख्यालय की बात करें तो इसके गठन, संस्था की प्रकृति या स्थिति क्या है, यह दिया गया है। पहला है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण (NGT). NGT का मुख्यालय भोपाल में स्थापना किया गया 2010 में और यह है न्यायिक संगठन, न्यायिक संस्था है। अगला है राष्ट्रीय न्याय अकादमी। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय भोपाल में और गठित की गई 1993 में। इसकी प्रकृति वैधानिक है। अगला है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा के नाम से इसे जाना जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापना की गई 1995 में और इसकी प्रकृति है संस्थागत। अगला है केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और प्रकृति है न्यायिक। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में पुनर्गठन किया गया 2004 में और यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह जो है संवैधानिक निकाय है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका गठन 2004 में की गई और मुख्यालय नई दिल्ली में और यह भी संवैधानिक निकाय है। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में, जो कि योजना आयोग के स्थान पर आई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया था। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना की गई थी 1951 में और यह एक अर्ध न्यायिक या संवैधानिक निकाय है। अगला है मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना 1993 में अनुशंसात्मक निकाय के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में 1992 ईस्वी में और जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि वैधानिक निकाय है, स्थापित की गई 2007 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना हुई 1993 में और एक प्रकार की वैधानिक निकाय है।
अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग, नई दिल्ली में 1993 से गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब संवैधानिक निकाय, यानी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जब 1993 में गठित की गई तब वह एक वैधानिक निकाय था और वर्तमान में अब संवैधानिक निकाय है। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 2005 में और एक प्रकार की वैधानिक निकाय। अगला है परिसीमन आयोग, 4 बार गठित की गई, नई दिल्ली मुख्यालय है और यह स्वायत्त आयोग निकाय है। अगला है विधि आयोग, विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में और यह एक गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद जिसकी स्थापना 1990 में हुई, नई दिल्ली मुख्यालय है, संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली, गठित 1950 में और यह एक संवैधानिक निकाय है। आगे है भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा। ये कुछ भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए अलग अलग वैधानिक ढांचा बनाई गई थी। पहला है लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, दूसरा भारतीय दंड संहिता 1860, तीसरा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, चौथा दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 5वां 1988 में, छठा जांच आयोग अधिनियम 1952 जो कि राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए गठित की गई थी। सातवां बना अखिल भारतीय सेवाएं जो नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवाएं नियमावली 1964, रेल सेवाएं नियमावली 1966। 10वां बना मंत्रालय या विभाग संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन। 11 बना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI 1963 में, फिर बना केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC 1964 में, उसके बाद राज्य सतर्कता आयोग 1964 में, राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ACB, फिर केंद्र में लोकपाल जिसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है, फिर प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, उसके आगे बना जिला सतर्कता अधिकारी, फिर बना राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988, संसद एवं इसकी समितियां, और केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फील यानी खेतों तक संचिकाएं कार्यक्रम, यह सभी शुरू की गई थी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए, नागरिक शिकायतों निवारण के लिए इन सभी का गठन किया गया था। आगे हमारा भारतीय विधायिका में भागीदारी यानी निर्वाचित स्थान। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, उसके राज्यसभा में कुल स्थान और लोकसभा में कुल स्थान जिनमें आरक्षित क्षेत्र भी दिए गए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल स्थान उसके विधानसभा में, जहाँ पर भी आरक्षित जाति जनजाति के लिए। पहला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा की कुल संख्या 31, लोकसभा में 80 जिनमें 17 अनुसूचित जाति के लिए और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। वही विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है जिनमें आरक्षित है 92 अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 1। दूसरा राज्य हमारा महाराष्ट्र जिसमें राज्यसभा के लिए 19, लोकसभा के लिए 48, लोकसभा में आरक्षित है 3 अनुसूचित जाति और 4 अनुसूचित जनजाति के लिए। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सीट जिसमें 18 अनुसूचित जाति के लिए और 22 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के लिए 11 सीटें, लोकसभा के लिए 25 जिसमें SC और ST दोनों के लिए 5-5 रिजर्व। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की संख्या 175, SC के लिए 29 और ST के लिए 7 सीटें रिजर्व है। अगला हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की संख्या 16 और लोकसभा के लिए 42 जिनमें 10 SC और 2 ST के लिए रिजर्व है। विधानसभा की कुल सीटें 294 है जिनमें 59 SC और 17 ST के लिए रिजर्व। अगला है बिहार। बिहार में कुल 16 राज्यसभा सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटें जिसमें 6 जो है वह SC के लिए रिजर्व है।
विधानसभा में बिहार की कुल संख्या 243, जिनमें 48 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए रिजर्व है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 18 राज्यसभा, 39 लोकसभा और 7 एसटी के लिए रिजर्व। तमिलनाडु का विधानसभा है 234, 48 एसटी और 48 एससी और 28 एससी के लिए रिजर्व। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा, लोकसभा के लिए 29, 4 जो है यह हो जाएगा एससी के लिए, 6 एसटी के लिए रिजर्व। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल संख्या 230, 44 जो है यह एससी के लिए और 75 एसटी के लिए। इस प्रकार से इसे आप लोग एक बार पीडीएफ में रीड कर लेंगे या यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे एक बार रीड कर लेंगे, जान लेंगे। आपको यहाँ पर वीडियो दिखा दे रहे हैं पीडीएफ को, और पीडीएफ के लिए आप लोग लिंक से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर इसे कुल पढ़ लेंगे। यहाँ पर थोड़ी पॉइंट समझने वाली है कि दमन व दीव, दादर नगर हवेली में 2 सीटें, अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में से 1 सीटें लोकसभा के लिए है, जो कि कुल 4। अब आगे अगला है हमारा सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य। सर्वाधिक राज्यसभा सीट में अगर आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में देखें तो है उत्तर प्रदेश से 31, ये सभी राज्यसभा के लिए है। महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, पश्चिम बंगाल और बिहार से 16 सीटें रिजर्व है, मतलब कि 5 राज्य है जो कि सर्वाधिक है। अगला है सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य। बढ़ते से घटते क्रम में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 80, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का 48, तीसरे नंबर पे 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल, 40 सीटों के साथ बिहार चौथे नंबर पे और तमिलनाडु 39 सीटों के साथ 5वें नंबर पर। अगला है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य, जिनमें अवरोही क्रम में देखें तो उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243 और 5वें नंबर पे तमिलनाडु 234। अगला है समान सीटों वाली विधानसभा। समान सीटों वाली विधानसभा जिनमें हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ में 90, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश में 60, गोवा और मिजोरम में 40। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 है, जिसमें 24 सीटें जो है वह पाकिस्तान अधिकृत पीओके के लिए रिक्त रखी गई है। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल निर्वाचन आयोग सीटों की संख्या 83 है। अब आगे यहाँ पर दिए गए हैं विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या। विधान परिषद में अगर सदस्य की बात करें, विधान परिषद जो है वह कुल 6 राज्यों में है। 7वां राज्य जो जम्मू कश्मीर में था उसे अब खत्म कर दिया गया है। बात करें तो उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सीट, महाराष्ट्र में 75, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 43 विधान परिषद सीटें हैं। आगे भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम पंजीकृत मतदाता वाला बनेज, जो कि राजस्थान का जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र है। आगे है सबसे अधिक पंजीकृत सदस्य मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र। सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। अगला है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप, जो कि 3029 किलोमीटर में है। यानी सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप। आगे है अब तक भारत से 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है, जिसमें पहला संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि बुलाता है राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे, पहला जो है प्रथम बैठक हुई थी वह 1959 का दहेज प्रतिबंध विधेयक के रूप में किया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बैठक संयुक्त बैठक हुई 1977 का बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई।
तीसरी बैठक हुई 2002 का पोटा यानी कि आतंक निवारक अध्यादेश के लिए और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कुल 3 संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अगला है सुशासन सूचकांक 2019 में बड़े राज्यों की रैंकिंग, जिनमें रैंकिंग के हिसाब से ही यहाँ पर कुल 18 राज्यों को दिए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु सबसे अच्छा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। अगला है वेतन आयोग, पे कमीशन। पे कमीशन की बात करें तो पहला वेतन आयोग जो बना था वह है, उसकी अध्यक्षता श्रीनिवास वरदचार्य। नियुक्ति वर्ष हुई थी 1946 में और रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1947 में। दूसरा वेतन आयोग बना जगन्नाथ दास की अध्यक्षता 1957 में, रिपोर्ट पेश की 1959 में। तीसरा वेतन आयोग बना रघुवीर दयाल की अध्यक्षता 1970 में और रिपोर्ट पेश हुई 1973 में। चौथा वेतन आयोग हुआ PN सिंघल, इसकी नियुक्ति हुई 1983 में और रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1986 में। पांचवा वेतन आयोग बना S रत्नाबेल पंडियन के अध्यक्षता में 1994 में और रिपोर्ट पेश हुई 1997 में। सभी जो है वह 3 वर्ष के अंतर में वह रिपोर्ट अपना पेश करता है, 3 वर्ष या 2 वर्ष के अंतर में। छठा वेतन आयोग जो कि अध्यक्ष थे जस्टिन BN श्री कृष्णा 2006 में नियुक्त की गई, 2008 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। सातवां वेतन आयोग जो कि वर्तमान का है अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 2014 में नियुक्त की गई और यह 1 साल के अंदर ही 2015 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब आगे है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा विधान परिषद एक दृष्टि में। यहाँ पर दिए गए हैं आधार, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, जिनमें देखें तो पहले सबसे अधिकतम सदस्य लोकसभा में 552, जिनमें 530 राज्यों से प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, 238 राज्य से केंद्र शासित प्रदेश से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 सदस्य, परंतु कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि अपवाद में, जैसे गोवा, मिजोरम, ये सब। विधान परिषद जो है वह राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होगी। अब लोकसभा की वर्तमान सदस्य की बात करें 545, जिनमें 524 राज्यों से, 19 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राज्यसभा में बात करें तो वर्तमान में 245 सीटें, जिनमें 225 राज्य और 8 केंद्र शासित से 12 मनोनीत। और विधान परिषद की बात करें तो मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। अगला है सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य। लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश 80 सीटों, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश 31 सीट, फिर विधानसभा में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार। वही विधान परिषद में उत्तर प्रदेश का 100, महाराष्ट्र का 78 और बिहार का 75 सीट। अगला है न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य, जिनमें गोवा, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर 1 सीट। अगला है राज्यसभा में गोवा, पुडुचेरी एवं सभी पूर्ववर्ती राज्य, जिनमें असम को छोड़कर 1 सीट। विधानसभा में गोवा, मिजोरम के लिए 40-40 सीट, सिक्किम के लिए 32 और पुडुचेरी के लिए 30 सीटें। और विधान परिषद में सबसे कम 43 तेलंगाना का। आगे है प्रकार। राज्यसभा जो है वह लोकसभा अस्थायी सदन, राज्यसभा स्थायी सदन, विधानसभा अस्थायी सदन और विधान परिषद व स्थायी सदन, इसे समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं। विधान परिषद को समाप्त किया जाता है, विघटित नहीं किया जाता। अगला है गठन से संबंधित अनुच्छेद। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81, राज्यसभा का 80 और विधानसभा का भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212। गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में विधानसभा के लिए।
और अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने और समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। विधान परिषद के लिए अनुच्छेद 169। आगे है सदस्य बनने हेतु आयु। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आवश्यक है। अगला है विशेष। लोकसभा की विशेषता यह है कि कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु इस अवधि के पूर्व भी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा जो है यह कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं और प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। विधानसभा जो है या इसका कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु इस अवधि से पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित किया जा सकता है। विधान परिषद यह कभी भी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं राज्यसभा और विधान परिषद में समानताएं हैं। अगला है पदाधिकारी। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और लोकसभा में सभापति और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति। अन्य नाम के नाम से जाने तो लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, विधानसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अगला है गणपूर्ति या कोरम के लिए आवश्यक सदस्य। लोकसभा में 1/10, विधानसभा के लिए भी 110, विधान परिषद के लिए भी 110 और राज्यसभा के लिए भी 110 कोरम के लिए आवश्यक होता है। अगला है हमारा भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में। बात करें तो निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी कुछ इस प्रकार है। पद राष्ट्रपति का संबंध अनुच्छेद 52 से निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 54। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु कुछ नहीं। शपथ ग्रहण कौन करवाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति देता है। अगला है उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63, निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 66। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, शपथ ग्रहण करवाता है राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी देता है राष्ट्रपति को। आगे नोट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आगे है अन्य पदाधिकारी, उनके बारे में दिया गया है संबंधित अनुच्छेद, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, न्यूनतम आयु, निर्वाचन या चयन, शपथ ग्रहण और त्यागपत्र। पहला है लोकसभा का संबंधित अनुच्छेद है 89, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 93, न्यूनतम आयु 25, निर्वाचन या चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान से शपथ ग्रहण लोकसभा सदस्य के रूप में पहले शपथ ग्रहण करता है और त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वह शपथ जो है अध्यक्ष के पद के लिए अलग से नहीं, लोकसभा सदस्य के रूप में लेती है। अगला है लोकसभा उपाध्यक्ष, जिसका निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 93, न्यूनतम आयु 25, निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान से और पहले सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण और त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होकर के आता है और शपथ लेता है राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद उपसभापति न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण करता है। उपसभापति जो होता है वह राज्यसभा के रूप में पहले शपथ ग्रहण करती है और यह राज्यसभा सदस्य के रूप में लेती है और त्यागपत्र देता है सभापति को। अगला है राज्यसभा सदस्य का अनुच्छेद है 80, न्यूनतम आयु 30 वर्ष और यह राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा चुना जाता है और यह राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा
ग्रहण करता है और त्याग देता है सभापति को। अगला है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 164 न्यूनतम 25 राज्यपाल द्वारा नियुक्त। राज्यपाल शपथ ग्रहण दिलाएगा और राजपात्र त्याग पत्र भी लेगा। अनुच्छेद 170 विधानसभा सदस्य जिसका संबंध अनुच्छेद 170 से है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, राज्यपाल द्वारा शपथ और त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को। अगला है विधान परिषद सदस्य। अनुच्छेद 173 में निर्वाचन संबंधी और 30 न्यूनतम आयु अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित, राज्यपाल द्वारा नियुक्त सभापति को त्यागपत्र देगा। आगे है उपयुक्त सभी पदों में अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है। भारत में किसी भी पद के लिए जो मतलब राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के लिए जो पद है उसकी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। आगे है यहाँ पर सभी अन्य देशों से भारत के संविधान की तुलना की गई है, जिसमें पहला है ब्रिटेन का संविधान। यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान के बारे में दिया गया है तो राज्याध्यक्ष जो कि ब्रिटेन का वंश परंपरा के आधार पर होता है, अलिखित संविधान है। यहाँ चार्टर, लॉर्ड्स अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है। यहाँ 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि उच्च सदन है और हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन है। यहाँ सम्राट यानी क्राउन की बात करें तो कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगला बात करें फ्रांस का संविधान का तो यह 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक है। यहाँ संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है। यहाँ द्विसदनात्मक है, नेशनल असेंबली निम्न सदन एवं सीनेट उच्च सदन, और राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संबंध जो कि 1997 में नया संविधान बना और दक्षिण अफ्रीका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। यह राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। द्विसदनात्मक है, नेशनल असेंबली निम्न सदन और नेशनल काउंसिल उच्च सदन। आगे है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान अध्यक्षीय और संघात्मक शासन प्रणाली है। यह राष्ट्रपति ही राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यहाँ दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघ एवं राज्यों का अलग संविधान है। संसद के 2 सदन, प्रतिनिधि सभा व सीनेट है और अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगला है चीन का संविधान जो कि 1982 में चौथा संविधान लागू हुआ और संसद एक सदनीय है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। अगला है जर्मनी का संविधान। जर्मनी का जो वर्तमान संविधान है वह वर्ष 1994 में निर्मित व प्रवर्तित की गई। यहाँ संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख जर्मनी का चांसलर होता है। यहाँ द्विसदनात्मक बुंदेस्त्रात व बुंदेस्टॉग, बुंदेस्त्रात है वह उच्च सदन और बुंदेस्टॉग निम्न सदन है। अगला है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान जो है यहाँ संघीय शासन है। शासन का प्रमुख गवर्नर यानी कि ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्ति। फिर शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में से है। द्विसदनात्मक है, यहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न और सीनेट उच्च। प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। आगे है संसद की प्रमुख समितियां। यहाँ पर दिए गए हैं श्रेणीवाइज समिति का नाम, सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन और उसके कार्य। पहला जो समिति है वह है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति मुख्य रूप से 3 है, वह है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। अगर बात करें लोक लेखा समिति की तो उसमें सदस्यों की संख्या जो लोकसभा से 15 चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7, कुल 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर की जाती है और इसका कार्य होता है विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करना। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल का नेता होता है। दूसरा समिति है हमारा प्राक्कलन समिति।
प्राक्कलन समिति जो कि लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं और इसमें कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसके निर्वाचन प्रणाली जो है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पर होती है और इसका कार्य होता है धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय की जांच करना। तीसरा हमारा वित्तीय समिति है सार्वजनिक उपक्रम की समिति, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य सार्वजनिक उपक्रम समिति में होते हैं। इसका निर्वाचन जो है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एक संक्रमणीय मत के आधार पर सदस्यों को चुना जाता है। इसका कार्य है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा का संवीक्षा यानी कि स्क्रूटनी करना। दूसरा हमारा सदन की समितियां। सदन की समितियां 3 हैं, जिनमें है कार्य मंत्रणा समिति, जिसमें लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 एवं राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। जो सदन की समिति है कार्य मंत्रणा समिति, उसमें लोकसभा में अध्यक्ष सहित यानी कि कुल 15 सदस्य लोकसभा से और 11 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति अपने अपने सदनों में एक समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका कार्य है विधायकों तथा विषयों के लिए सदन की कार्यवाही के समय निर्धारित करना। दूसरा है सदन की समिति में नियम समिति। नियम समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। इसका निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष और पदेन सदस्य होता है। इसका कार्य संसदीय कार्यवाही व नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करना। तीसरा है गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति। इसमें 15 सदस्यों से बनी समिति होती है और उपाध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी कार्य होती है सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की जांच करना एवं गैर सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं समय का निर्धारण करना। यह थी हमारी 3 सदन की समितियां। अगला है जांच समिति। जांच समिति में 2 है, याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति। याचिका समिति की बात करें तो इसमें 15 लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसकी निर्वाचन जो है सदस्यों की जिनमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित की जाती है। इसका कार्य है सभी याचिकाओं का परीक्षण करना जो लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती है तथा याचिकाओं में की गई प्रमुख शिकायतों के संबंध में अपना प्रतिवेदन देना। दूसरा है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति में लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं और इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसका कार्य है विशेषाधिकार समिति की संसद के किसी सदस्य या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। अगला समिति है संवीक्षण समिति। इसके अंतर्गत 3 समितियां सरकारी आश्वासनों से संबंधित, अधीनस्थ विधान संबंधी और कानून संबंधी होते हैं। बात करें अगर सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति की तो इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती है और इसका कार्य है सरकार या मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन पूरे किए गए अथवा नहीं इस बात की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दूसरा है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, जिसमें कि लोकसभा के 15 सदस्य शामिल होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष की होती है और इसका कार्य है संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों व उपनियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रयोग की जांच करना। यानी जो नियम बनाए जाते हैं संविधान द्वारा उसके अनुसार उसकी जांच करना। तीसरा समिति है कानून समिति। कानून समिति में भी लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है और इसे का कार्य है सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों व अधिनियमों की जांच करना। अगला है सेवा समिति। सेवा समिति के अंतर्गत सामान्य प्रयोजन समिति होती है जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है और यह कार्य के रूप में सदन की कार्यवाही प्रणाली के संगठन तथा सुधार से संबंधित विषयों पर परामर्श देता है। अब आगे है हमारा भारतीय राजव्यवस्था में प्रथम, यानी भारतीय जो कि प्रथम हुए। बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, प्रथम उप प्रधानमंत्री जिन्हें वर्तमान में गृह मंत्री के रूप में जाना जाता है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जेकानिया, प्रथम स्पीकर लोकसभा का जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि कार्यवाहक रूप में रही थी BS रमा देवी, प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जो कि वर्तमान में ही 30 नवंबर 2017 को बनी थी प्रथम महिला लोकसभा सचिव। अगला है प्रथम कमांडर इन चीफ जो कि 1 जनवरी 1948 से 14 फरवरी 1949 तक रहे जनरल सर राय बूचर, प्रथम नेता विपक्ष राज सुभग सिंह, प्रथम महिला IAS IPS अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी जो कि वर्तमान में पुडुचेरी की प्रशासिका हैं, प्रथम महिला वकील अधिवक्ता कॉर्नेलिया सोराबजी, प्रथम महिला जिला जज अन्ना चांडी, प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज अन्ना चांडी यानी जिला जज भी और उच्च न्यायालय का जज दोनों अन्ना चांडी, सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। आगे है किसी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1956 में गठित केरल की सरकार प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। आगे 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा असमिया, 8वीं उल्लेखित अनुसूची में जो प्रथम भाषा उल्लेखित हुई वह थी असमिया। अगला है मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता वाई चौहान कांग्रेस के, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो कि 25 जुलाई 2007 को बनी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम थल सेना अध्यक्ष जनरल महाराज राजेंद्र सिंह, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट, प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर जो कि प्रथम केंद्रीय मंत्री थी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री सन्मुखम चेट्टी, कहीं कहीं पर आपको शेट्टी भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, उससे कन्फ्यूजन नहीं रखना, चेट्टी या शेट्टी। अगला है प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हें 1954 में दी गई थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल और उसी हिसाब से पूरे देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यह भी उत्तर प्रदेश की 1963 में बनी सुचेता कृपलानी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर जबकि अध्यक्ष थे GB मावलंकर। अगला है संविधान प्रवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर बना था। भारत का प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला और प्रथम नीति आयोग अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग जब 2015 में गठित की गई तब उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे नरेंद्र मोदी और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह सदैव प्रधानमंत्री ही होता है। आगे अब यहाँ पर दिए गए हैं विभिन्न पदों हेतु मानक निर्धारण, यानी कि उस पद की कार्यकाल, अधिकतम आयु, नियुक्ति किसके द्वारा और पदच्युत किसके द्वारा और संबंधित अनुच्छेद। पहला बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, अधिकतम आयु 65 वर्ष, नियुक्त की जाती है राष्ट्रपति द्वारा और पदच्युत भी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा और इसका संबंध है अनुच्छेद 148(2) से। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का वर्णन है, जबकि उसकी पदच्युत से जो है अनुच्छेद 148(2) से। मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त जिसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, अधिकतम आयु 65 वर्ष, नियुक्त होती है राष्ट्रपति द्वारा और पदच्युत भी होती है राष्ट्रपति द्वारा और इसका अनुच्छेद है 325।
ये सभी जो यहाँ पर सदस्य पद दिए गए हैं, इसकी नियुक्ति और पदमुक्ति दोनों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए 65 वर्ष अधिकतम आयु, नियुक्ति राष्ट्रपति और पदमुक्ति भी राष्ट्रपति। संबंधित अनुच्छेद है 324 चुनाव आयुक्त से संबंधित। अगला है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष के लिए होती है, अधिकतम आयु 65 वर्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य की पदमुक्ति 317 अनुच्छेद में। अगला है संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य जिसके कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होते हैं, 62 वर्ष उनकी अधिकतम आयु, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा 317 के अनुसार उनकी पदमुक्ति। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य जिसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए और 62 वर्ष इसकी अधिकतम आयु, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होती है, जबकि पदमुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 317 के तहत। जितने भी संघ लोक सेवा आयोग है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य का जो पदमुक्ति का वर्णन है वह अनुच्छेद 317 में है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, इसकी आयु अधिकतम 65 वर्ष, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है, राष्ट्रपति द्वारा ही पदमुक्त होती है अनुच्छेद 124 के तहत। अगला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसकी अधिकतम आयु 62 वर्ष, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। संबंधित अनुच्छेद 218। अब आगे है हमारा राष्ट्रीय आयोग या केंद्रीय निकाय एवं संबंधित मंत्रालय, यानी कि आयोग दिए गए हैं कमीशन और उसका संबंध किस मंत्रालय से है यह। पहला है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसका संबंध है कार्मिक मंत्रालय से। दूसरा है वित्त आयोग, वित्त आयोग का संबंध है वित्त मंत्रालय से। तीसरा संघ लोक सेवा आयोग जिसका संबंध है कार्मिक मंत्रालय से। चौथा है अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल जिसका संबंध है गृह मंत्रालय से। पांचवा है कर्मचारी चयन आयोग SSC, इसका संबंध है कार्मिक मंत्रालय से। छठा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका संबंध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सातवां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका संबंध है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। आठवां केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे CVC बोला जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका संबंध कार्मिक मंत्रालय से। नौवां है क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल, कुल 5 हैं और इसका संबंध गृह मंत्रालय से है। 10वां है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, इसका संबंध कार्मिक मंत्रालय से। 11वां है राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी NRA, इसका संबंध गृह मंत्रालय से, यानी जो रिसर्च एजेंसी है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 12वां है भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यह अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय के अधीन। 13वां है बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, इसका संबंध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। 14वां है पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसका संबंध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। 15वां आयोग विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त, इसका संबंध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से। 16वां है केंद्रीय समाज एवं कल्याण मंत्रालय CBSW, जिसे कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल एंड वेलफेयर, इसका संबंध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। 17वां है उत्तर पूर्व परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है, इसका संबंध है उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से। 18वां है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसका संबंध कार्मिक मंत्रालय से। 19वां अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग, इसका संबंध अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय से। 20वां है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका संबंध है गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री से। 21वां है राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका संबंध है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। अगला है वस्तु एवं सेवा कर परिषद GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है, इसका संबंध वित्त मंत्रालय से है। 23वां है लोकपाल, जो कि लोकपाल का संबंध कार्मिक मंत्रालय है। अगला है 24 नंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान, इसका संबंध गृह मंत्रालय से। अगला है 25 नंबर का भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका संबंध विधि एवं न्याय मंत्रालय यानी कि कानून मंत्रालय के अंतर्गत। 26वां है भारत का महान्यायाभिकर्ता सॉलिसिटर जनरल, यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है 27 नंबर
भारत का विधि आयोग लॉ कमीशन, यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। 28वां है भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, यह विधि एवं न्याय मंत्रालय। और 29वां है भारत का परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका भी संबंध है विधि एवं न्याय मंत्रालय से। ये सभी थे जो संबंधित समिति और उसका संबंध किस मंत्रालय से है उसके बारे में। अब आगे जानेंगे। आगे यहाँ पर समितियों के नाम और मंत्रालय या विभाग। ये जो है सबसे पहले दिया गया है राज्यसभा के अधीन जो समिति है प्रमुख, उसके बारे में। पहला है वाणिज्य समिति। वाणिज्य समिति जो है जिसका संबंध है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। दूसरा है गृह मामलों की समिति। ये सभी जो है यह राज्यसभा के अधीन समिति है। गृह मामलों की समिति जो कि गृह मंत्रालय और उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास के लिए। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि मानव संसाधन विकास, युवा मामले एवं खेल, महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। चौथा है उद्योग समिति। उद्योग समिति का संबंध भारतीय उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से संबंधित है। पांचवा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन समिति। इसका संबंधित मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, भूविज्ञान, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। छठा है हमारा परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति समिति। इससे संबंधित मंत्रालय है नागरिक उड्डयन, पथ परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, संस्कृति और पर्यटन। अगला है सातवां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी यानी कि आयुष से संबंधित है। आठवां है कार्मिक, लोक परिवार, विधि एवं न्याय मंत्रालय। इसके अंतर्गत विधि एवं न्याय मंत्रालय, कार्मिक, लोक परिवार यानी जन शिकायत तथा पेंशन समिति है। अगला है लोकसभा के अधीन समितियां। उससे पहले जो हमने जाना वह राज्यसभा से था, अब है लोकसभा से संबंधित समितियां। पहला है कृषि समिति। कृषि समिति का संबंध है कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी समिति। इसका संबंध है संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण से। अगला है रक्षा समिति जिसका संबंध है रक्षा मंत्रालय से। आगे है ऊर्जा समिति जिसका संबंध नवीन एवं अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा से। अगला है विदेश मामलों की समिति जिसका संबंध है विदेश मंत्रालय से। अगला है वित्त समिति। वित्त समिति का संबंध वित्त, योजना, कॉरपोरेट मामले, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन से है। आगे है खाद्य उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण। इसका संबंध है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय द्वारा। आगे है श्रम समिति। श्रम समिति का संबंध है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। अगला है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति। इसका संबंध पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। आगे है रेलवे समिति जो कि रेल मंत्रालय से। नगर विकास समिति का संबंध आवास एवं नगरीय मामलों से। जल संसाधन समिति का संबंध है जल शक्ति मंत्रालय से। जल शक्ति मंत्रालय जो कि अभी हाल ही में गठित की गई है, जिनमें गंगा परियोजना था, इन सभी मंत्रालय को मिला करके एक किया गया है। अगला है रसायन एवं उर्वरक समिति। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से। ग्रामीण विकास समिति ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्रालय से। अगला है कोयला एवं इस्पात समिति। इसका संबंध खान और कोयला मंत्रालय से। और अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति जिसका संबंध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय मामले और अल्पसंख्यक मामले से है। अब अगला है हमारा वर्तमान पदाधिकारी, यानी कौन से पोस्ट पे कौन है उसके बारे में जाने तो एक एक करके जानते हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं। अगला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इनका संबंध राजस्थान के कोटा से है। अगला है अध्यक्ष नीति आयोग का नरेंद्र मोदी।
नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से हैं। अगला है लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। मुख्य न्यायाधीश जो कि 47वें नंबर के हैं शरद अरविंद बोबड़े, इनका संबंधित राज्य है महाराष्ट्र। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। आगे है आईटीबीपी का महानिदेशक एसएस देसवाल। मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीजी वह है शरद कुमार संजय कोठारी। महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। सीएजी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि। आगे है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक ए सोमनाथ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का जो अध्यक्ष है वह है रामसेवक शर्मा। सीबीआई के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ल। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे सैयद घयोरुल हसन रिजवी। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। महानिदेशक हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वाईसी मोदी। आगे हैं यूजीसी के अध्यक्ष हैं डीपी सिंह। अंतरिक्ष आयोग और इसरो यानी कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं और अंतरिक्ष आयोग के वह हैं के सिवन। एसएससी के अध्यक्ष हैं बीआर शर्मा। एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस एचएल दत्तू। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी। अगला है अध्यक्ष इरडा का भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, जिसका संबंध बीमा क्षेत्र से है, वह हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। और सेबी का अध्यक्ष अजय त्यागी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा आज ये पॉलिटी का लास्ट वीडियो था और यहाँ से हमारी पॉलिटी कंप्लीट, जो कि NCERT सार संग्रह से चलाया जा रहा था। इस प्रकार हमने पॉलिटी के पूरे पार्ट को कंप्लीट किया। कुल यह 4 पार्ट में वीडियो अपलोड किए गए हैं। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए गए थे, उसे आप लोग जो नहीं देखे हैं वो जा करके ज़रूर देख लेंगे। और चौथा पार्ट ये हमारा हुआ। इस प्रकार से पॉलिटी आज समाप्त। अगला सब्जेक्ट कौन सी होगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। PDF के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा रहे हैं, जहां से PDF डाउनलोड कर लेंगे। और डेली क्यूज या डायरेक्ट PDF के लिए आप लोग वहां पर दिए गए ग्रुप लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर कि डेली क्यूज चलाई जाती है आप इससे संबंधित अन्य प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।